नमस्कार, स्वागत है आपका फिफाना हिंदी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। और इस चैनल पर आपको कॉलेज एजुकेशन से लेकर कंपटीशन क्लासेस तक का पूरा पाठ्यक्रम उपलब्ध होगा। तो बढ़ते हैं आज की क्लास की तरफ। सबसे पहले दो शब्द देखिए, पहले अपन देखते हैं पारिभाषिक शब्दावली के दो शब्द। एक शब्द आपके सामने है कैरिड डाउन। कैरिड डाउन, इसका मतलब होता है अधोन्नति। अधोन्नति, कैरिड डाउन अर्थात अधोन्नति। दूसरा शब्द यदि अपन देखें तो ये आपका देखा हुआ शब्द है इन्वेस्टिगेशन। ये आपका देखा हुआ जाना माना शब्द है इन्वेस्टिगेशन। इसका मतलब होता है अन्वेक्षण। अन्वेक्षण, ठीक है। ये पारिभाषिक शब्दावली के दो शब्द, कैरिड डाउन अधोन्नति, इन्वेस्टिगेशन अन्वेक्षण। उसके बाद अपन बात करते हैं राजस्थानी शब्दों की। तो देखिए, एक शब्द आपके सामने है अंगिलो। इसका मतलब क्या होता है? अपन दीवार में कोई खूंटी लगाते हैं तो उसे राजस्थानी भाषा में अंगिलो कहा जाता है। खूंटी जो भी अपन दीवार में लगाते हैं उसको कहते हैं। और अगला शब्द यदि अपन देखें तो देखिए, अंगे या अंगेई, ये शब्द है। तो इसका मतलब क्या होता है? अपन कहते हैं ना, कोई भी कोई बात कहता है तो हाँ बिल्कुल वास्तव में, तो ये शब्द बिल्कुल या वास्तव में, इनके लिए राजस्थानी में कौन से शब्द प्रयोग में लाए जाते हैं? अंगे या अंगेई, अंगिलो। देखिए, सामान्यतः तो अंगिलो को खूंटी के अर्थ में ही प्रयोग में लाया जाता है, परंतु कभी कभार कोई भी स्वाभिमानी व्यक्ति होता है तो उसके लिए भी यूं कह दिया जाता है कि अंगोलो व्यक्ति जा रहा है, अंगिलो व्यक्ति जा रहा है। तो अंगिलो स्वाभिमानी व्यक्ति के लिए सामान्यतः कभी कभार प्रयोग में लिया जाता है, परंतु विशेषतया ये खूंटी के अर्थ में ही जाता है। अंगे या अंगेई, बिल्कुल या वास्तव में। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। यहाँ पर अपनों ने वही जो अपना डेली का रूटीन है, चार शब्द देखे हैं। कैरिड डाउन अधोन्नति, इन्वेस्टिगेशन अन्वेक्षण, अंगिलो खूंटी या स्वाभिमानी व्यक्ति के लिए काम में लिया जाता है, अंगे या अंगेई बिल्कुल या वास्तव में के अर्थ में जाते हैं, ठीक है। उसके बाद अपन बढ़ते हैं अपनी मूल क्लास की तरफ, मूल टॉपिक की तरफ। कल की क्लास में अपनों ने संज्ञा शब्द को या संज्ञा टॉपिक को कंप्लीट कर लिया था। संज्ञा शब्द अपनों ने देख लिए थे। अब अपन बढ़ते हैं अगले अविकारी शब्द की तरफ, जो माना जाता है सर्वनाम। तो आज की क्लास में अपन नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं। कौन सा? सर्वनाम। देखिए, सर्वनाम शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, सर्व और नाम। सर्व का मतलब होता है सभी, और नाम का शाब्दिक अर्थ नाम से ही लिया जाता है। सभी नामों की जगह, सभी नामों को नहीं कहा जाएगा, नाम तो अपन देख चुके किसको कहा जाता है, संज्ञा को, ठीक है। अब सभी नामों की जगह यदि प्रयोग में लिया जाए कोई शब्द तो वो क्या कहलाएगा? सर्वनाम कहलाएगा, ठीक है। तो सर्वनाम शब्द क्या कहलाएंगे? जो सभी नामों की जगह काम में लिए जाएंगे। और सभी नाम क्या कहलाते हैं? संज्ञा कहलाते हैं। तो अपन आसान भाषा में या सीधी भाषा में ये भी कह देते हैं कि संज्ञा की जगह काम आने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? सर्वनाम। आप यूं भी कह सकते हो कि सभी नामों की जगह काम में आने वाले शब्द सर्वनाम होते हैं। यूं भी कह सकते हो कि संज्ञा की जगह या संज्ञा के स्थान पर काम आने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? सर्वनाम कहलाते हैं। अब सर्वनाम हिंदी में क्यों लिए गए? इनकी आवश्यकता क्यों पड़ी? देखिए, इनकी आवश्यकता पड़ी कि पुनरावृत्ति के दोष से बचने के लिए, पुनरावृत्ति के दोष से बचने के लिए इनकी आवश्यकता पड़ी या इनको काम में लिया जाने लगा। दूसरा, वाक्यों को सुंदर बनाने के लिए, वाक्यों को सुंदर बनाने के लिए भी
कौन से शब्द काम में लिए गए? सर्वनाम शब्द काम में लिए गए। दो चीजें अपनों ने देखी, सर्वनाम क्यों आए? पुनरावृत्ति के दोष से बचने के लिए सर्वनामों का प्रयोग हुआ और वाक्यों को सुंदर बनाने के लिए। अब कैसे? मैं आपके सामने एक वाक्य लिखती हूं, ठीक है? वाक्य ऐसा है कि रितुल सुबह उठा, रितुल ने कहा कि रितुल को भूख लगी है। ठीक है, अब इस वाक्य को ध्यान से पढ़िए। रितुल सुबह उठा, रितुल ने कहा कि रितुल को भूख लगी है। अब ये वाक्य है, इसमें संज्ञा शब्द कौन से हैं? रितुल, 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 यानी तीन जगह एक ही नाम काम में लिया गया है। ठीक है, अब यहां पर अभी आपको कुछ पता नहीं चला है। अब मैं इसी वाक्य को कुछ इस तरीके से लिख देती हूं कि रितुल सुबह उठा, उसने कहा कि उसे भूख लगी है। अब देखिए, रितुल सुबह उठा, रितुल ने कहा कि रितुल को भूख लगी है। एक तो ये वाक्य है जो बोलने में भी थोड़ा मुश्किल सा हो रहा है, और एक वाक्य रितुल सुबह उठा, उसने कहा कि उसे भूख लगी है। या यूं भी कह सकते हैं कि उसने कहा कि मुझे भूख लगी है, मुझे भूख लगी है। सामान्यतः की के बाद अपन जो का त्यों वाक्य भी प्रयोग में ला सकते हैं। तो रितुल सुबह उठा, उसने कहा कि मुझे भूख लगी है। अब एक तो ये वाक्य पढ़ो और एक ये वाक्य पढ़ो। ये वाक्य थोड़ा क्लिष्ट लगेगा, ये सरल लगेगा। ठीक है, इस वाक्य में पुनरावृत्ति का दोष है, यानी संज्ञा शब्द बार बार आया है, इसलिए इसमें पुनरावृत्ति का दोष आ गया। इसमें संज्ञा शब्द की पुनरावृत्ति नहीं हुई तो अपन पुनरावृत्ति के दोष से भी बच गए। दूसरा, ये वाक्य क्लिष्टता के कारण थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है, जबकि ये वाक्य सरल होने के कारण बहुत ही सुंदर लग रहा है। तो इसलिए हमने सर्वनाम शब्द हिंदी में काम में लिए। ठीक है, यदि कोई स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकता है। दो ही चीजें हैं यहाँ पर कि सर्वनाम शब्द क्यों काम में लिए गए? पुनरावृत्ति के दोष से बचने के लिए और वाक्य को सुंदर बनाने के लिए। अब अपन बढ़ते हैं सर्वनाम की या सर्वनाम शब्दों में आगे। यहाँ पर अपनों ने सर्वनाम शब्दों की सबसे पहले तो बात की परिभाषा की। यदि परिभाषा की बात करें तो देखिए, सभी नामों की जगह काम में आने वाले शब्द सर्वनाम कहलाएंगे, या संज्ञा के स्थान पर काम आने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? सर्वनाम कहलाते हैं। अब अपन बात करते हैं सर्वनाम के भेदों की। देखिए, हम जानते हैं कि सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। अब कौन कौन से हैं यदि अपन लिखें तो देखिए, सबसे पहला आता है पुरुषवाचक सर्वनाम, और ये सबसे महत्वपूर्ण भी माना जाता है। पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा, निश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम। तीसरा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। सर्वनाम। चौथा, संबंधवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम। पांचवा, प्रश्नवाचक सर्वनाम, सर्वनाम। और छठा, निजवाचक सर्वनाम। ये सर्वनाम के 6 भेद होते हैं जो आपको कहीं भी किसी भी किताब में मिल जाते हैं। सामान्य सी बात है, सर्वनाम के 6 भेद हैं। सामान्यतः भेदों से संबंधित कोई प्रश्न भी नहीं पूछता, फिर भी यदि कोई स्क्रीनशॉट लेना चाहता है तो वो ले लो।
हाँ, उदाहरणों से संबंधित प्रश्न अक्सर पूछ लिए जाते हैं और वो किस प्रकार के प्रश्न आएंगे, कैसे आएंगे और उनको कैसे करना होगा, वो चीजें अपन आगे पढ़ेंगे। तो अब अपन शुरू करते हैं सबसे पहले तो पहले सर्वनाम से ही। देखिए, पहला सर्वनाम का भेद कौन सा बताया अपनों ने? पहला बताया पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम सामान्यतः किसी जीव के संबंध में या किसी प्राणी के लिए यदि कोई सर्वनाम शब्द काम में लिए जाते हैं तो वो क्या कहलाएंगे? पुरुषवाचक सर्वनाम शब्द काम में लिए जाएंगे। और सामान्यतः ये शब्द है वो मनुष्य के लिए, चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष हो, उनके लिए इन शब्दों को प्रयोग में लाया जाता है। और इसके 3 भेद माने जाते हैं। किसके आधार पर? परिस्थिति के आधार पर 3 भेद माने जाते हैं। ये नहीं है कि स्त्री पुरुष के आधार पर, इसके परिस्थिति के आधार पर 3 भेद माने जाते हैं। कौन कौन से? एक तो उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, और दूसरा है मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, और तीसरा माना जाता है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। ये 3 भेद माने जाते हैं। यदि अपन तीनों के संबंध में देखें तो उत्तम पुरुष किसके लिए प्रयोग में लिया जाता है? देखिए, वक्ता हमेशा ही अपने लिए जिन सर्वनाम शब्दों को प्रयोग में लेगा, वक्ता स्वयं के लिए अपने लिए जिन शब्दों को काम में लेगा वो क्या कहलाएंगे? उत्तम पुरुषवाचक। और यदि वक्ता अपने लिए न लेकर श्रोता के लिए जिन शब्दों को काम में लेगा वो क्या कहलाएंगे? क्या कहलाएंगे? मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। और यदि वक्ता व श्रोता दोनों आपस में बात कर रहे हैं और वो दोनों किसी अन्य व्यक्ति की बात कर रहे हैं और अन्य किसी के लिए यदि किसी सर्वनाम शब्द को काम में लेंगे तो वो किस में जाएंगे? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में जाएंगे। अब यदि अपन उदाहरणों की बात करें तो देखिए, वक्ता है वो अपने लिए एक वचन की भी बात कर सकता है और बहुवचन की भी बात कर सकता है। यदि एक वचन सूचक शब्दों की बात करें तो देखिए, मैं से बने हुए सारे के सारे शब्द किस में जाएंगे? उत्तम पुरुषवाचक में जाएंगे। यहाँ पर मैं एक चीज और क्लियर कर देती हूँ। देखिए, मूल सर्वनाम की यदि बात करें तो मूल सर्वनाम शब्द केवल 11 होते हैं, 11 ही शब्द होते हैं। परंतु अपन क्या करते हैं कि कारकों के द्वारा इन्हें यौगिक रूप दे देते हैं। जैसे मूल सर्वनामों में सिर्फ मैं कोई एक को ही शामिल किया जाता है, अब अपन इसके यौगिक रूप बना लेते हैं। जैसे मैंने बना लिया, मुझे बना लिया, मुझे बना लिया, मेरा बना लिया, मेरी बना लिया या मेरे बना लिया। तो इस प्रकार से ये सारे के सारे शब्द है वो यौगिक शब्द माने जाते हैं जो इस शब्द से बने हुए हैं। तो इसलिए ये सारे के सारे किस में जाएंगे? उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम में जाएंगे। वक्ता स्वयं के लिए, बोलने वाला कभी अपने लिए ये नहीं कहता कि तू जा खड़ा हो जा, वो अपने लिए ये कहेगा कि मुझे खड़े होना चाहिए या मुझे खड़ा होना चाहिए। तो यहाँ पर यदि वक्ता स्वयं के लिए एक वचन सूचक शब्दों का प्रयोग कर रहा है तो वो भी किस में जाएंगे? उत्तम पुरुषवाचक में। और यदि बहुवचन सूचक इस प्रकार के शब्द भी आ जाए, बहुवचन सूचक, जैसे आजकल फैशन भी है और यदि वक्ता के साथ कुछ लोग भी है तब भी वो ऐसे काम मिलेगा। आजकल तो ऐसे होता है कि अकेला व्यक्ति भी स्वयं के लिए हम काम में लेता है। और सामान्यतः यदि अपन हरियाणवी भाषा की बात करें, हरियाणा में जो आम बोलचाल की भाषा है उसमें अकेला व्यक्ति भी स्वयं के लिए हम काम में लेता है। परंतु हिंदी में हम कैसा शब्द माना जाता है? बहुवचन का शब्द माना जाता है। अब हम की 2 परिस्थितियां हो सकती है। एक तो वक्ता स्वयं के लिए अकेले के लिए भी आजकल काम में लेने लगा है
और दूसरा, वक्ता के साथ यदि अन्य कुछ लोग भी हो और वो यूं कहे कि हम कल जयपुर जाएंगे, तो इसलिए वो शब्द भी किस में जाएंगे, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम में जाएंगे। अब हम शब्द से अपन अनेक शब्द बना सकते हैं। हम, हमारा, हमारी, हमारी, हमारे, हमें, इस प्रकार से ये अन्य शब्द। यहां पर बताने का मतलब इतना ही है कि ये जितने के जितने शब्द है ये उत्तम पुरुषवाचक के उदाहरण माने जाएंगे। अब इनसे बना हुआ कोई भी किसी भी प्रकार का वाक्य हो, वो सभी के सभी किस में जाएंगे, उत्तम पुरुषवाचक में। अब अपन मध्यम पुरुष की बात करते हैं, तो मध्यम पुरुष में भी यदि अपन बात करें तो देखिए, एक तो एक वचन से संबंधित अपन कुछ बात करते हैं। एक वचन में यदि कोई सामने सुनने वाला अकेला व्यक्ति है तो उसके लिए हम कहेंगे तू, तेरा, तेरी, तुझे, तेरे, इस प्रकार से अपन शब्द काम में लेंगे। ठीक है। अब कुछ शब्द ऐसे हैं जो एक वचन के लिए भी आते हैं और इसके साथ साथ बहुवचन के लिए भी आते हैं। अब एक वचन और बहुवचन के लिए कैसे, देखिए, तुझे शब्द है वो एक वचन के लिए भी है, परंतु इसको छोड़ देते हैं, हाँ ये ले लेते हैं अपन, तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हें, तुम्हारे, इस प्रकार के शब्द भी किस में जाएंगे, मध्यम पुरुषवाचक में जाएंगे। ठीक है। तो एक वचन से संबंधित, बहुवचन से संबंधित, ये कभी कभार अपन एक व्यक्ति के लिए भी कह देते हैं कि तुम्हारी तरफ देखो, या तुम्हारी ओर वह आ रहा है। तो इस प्रकार से कभी कभार ये एक वचन के लिए भी आ जाते हैं, तो एक वचन व बहुवचन दोनों के लिए। अब विशिष्ट बात जो मध्यम पुरुष के लिए है, अब मान लीजिए कि आपका श्रोता आपका पिता है, आपकी माँ है, आपके दादा है, तो आप उसे न तो तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे बोल पाएंगे और न तेरा, तेरी, तेरे, तुझे, तुझको ऐसे शब्द बोल पाएंगे। तो आप उन्हें क्या कहेंगे, आदर सूचक शब्द आपसे पुकारेंगे। अब आपसे जितने भी शब्द बने हैं, आपसे, आपका, आपकी, आपके, ये सारे के सारे जो अन्य शब्द है जो किस अर्थ में जाते हैं, आदर सूचक में जाते हैं, तो ये शब्द भी किस में जाएंगे, मध्यम पुरुष में जाएंगे। ठीक है। तो यहाँ पर उत्तम पुरुष की बात की, एक वचन बहुवचन, मध्यम पुरुष की भी एक वचन बहुवचन में बात की, परंतु इसके साथ साथ आदर सूचक शब्द भी काम में लिए जाते हैं। अब मैंने यूं कह दिया कि आपके सामने एक इस प्रकार का वाक्य आ गया कि रमन ने अपने पिता से कहा कि आप कल जयपुर जाएंगे या आपको कल जयपुर जाना है, तो वो आपको शब्द है वो श्रोता के लिए ही तो आया है, और श्रोता चूंकि एक व्यक्ति है, अपने पिताजी को कहा, परंतु फिर भी आदर सूचक होने के कारण वो किस में जाएगा, मध्यम पुरुष में जाएगा। अब यहाँ पर आप इतने का स्क्रीनशॉट ले लें और उसके बाद अपन पढ़ेंगे अन्य पुरुषवाचक से संबंधित कुछ उदाहरण। ठीक है। तो यहाँ पर उत्तम पुरुष और मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष में सिर्फ 2 प्रकार के उदाहरण आएंगे, मध्यम पुरुष में 3 प्रकार के उदाहरण आएंगे। अन्य पुरुष में किस प्रकार के कौन कौन से उदाहरण आएंगे, उनकी यदि अपन बात करें तो देखिए, अन्य पुरुष में परिस्थिति थोड़ी सी अलग होती है। कैसे, ये न तो बोलने वाला व्यक्ति होता है अन्य पुरुष में, और न ही सुनने वाला होता है। ये कोई अन्य व्यक्ति होता है, तो अन्य व्यक्ति हमारे पास में भी हो सकता है और हमसे दूर भी हो सकता है, दोनों परिस्थिति हो सकती है। जैसे मान लो एक वाक्य है कि नीता ने सुनीता से मीता के लिए कहा, मीता के लिए कहा कि वह आज नहीं आएगी। अब ये है, तो नीता और सुनीता तो आपस में वक्ता श्रोता है। ठीक है। नीता ने किसको कहा, सुनीता
सुनीता से कहा, तो नीता तो वक्ता होगी, ये श्रोता होगी। किसके बारे में कहा? किसी अन्य लड़की मीता के बारे में कहा जो वहां पर उपस्थित नहीं है, वो वहां से दूर है। तो उसके लिए कौन सा शब्द काम में ले लिया? वह शब्द काम में ले लिया। ठीक है, तो यहां पर वह उपस्थित नहीं है, परंतु यहां पर यूं हो जाए कि नीता ने सुनीता से मीता के लिए कहा कि यह आज जा रही है। अब यहां पर देखिए, आप वाक्य को ध्यान से पढ़िए कि नीता ने सुनीता से मीता के लिए कहा कि यह आज जा रही है। अब आपको पता है कि वो वहीं पर उपस्थित है, यह आज जा रही है, यानी वो पास में ही है, निकट है वो, और उसके लिए ये बात कही जा रही है। तो परिस्थितियां दोनों ही प्रकार की हो सकती है। वहां पर अन्य व्यक्ति उपलब्ध भी हो सकता है और अन्य व्यक्ति उपलब्ध नहीं भी हो सकता है, यानी परिस्थिति पास या निकट की भी रह सकती है और दूर की भी रह सकती है। तो अपने को इन दोनों से संबंधित वाक्य देखने होंगे, दोनों से संबंधित उदाहरण देखने होंगे। यदि निकट की स्थिति है, यानी अन्य व्यक्ति जिसके बारे में बात हो रही है वो निकट है, यदि वो एक वचन है, तो एक वचन में उसके लिए किन किन सर्वनाम शब्दों को काम में लिया जाएगा, उनको यदि अपन देखें तो देखिए वो हो गई, ये शब्द होंगे यह, इसका, इसकी, इसके। ये शब्द है वो निकट की स्थिति में एक वचन के लिए काम में लिया जाएगा, यह, इसका, इसकी, इसके। और यदि बहुवचन का देखना है और निकट में ही देखना है, तो निकट में बहुवचन के लिए कौन सा हो जाएगा? ये, यानी ये सब लोग जा रहे हैं, तो ये के लिए कौन से शब्द आ जाएंगे? इनका, इनकी और इनके। अब अपन बात करते हैं दूर वालों की। ठीक है, अब दूर में भी एक वचन और बहुवचन दोनों से संबंधित व्यक्ति हो सकते हैं। अगर एक वचन की बात करें तो दूर वालों में तो आ जाएगा वह, कि वह कल जाएगी, वह, और वह के साथ कौन सा आ जाएगा? उसका, उसकी, उसके, उसका, उसकी, उसके, ये शब्द, ये सार्वनामिक शब्द है वो आ जाएंगे। और यदि अपन बहुवचन की बात करें, बहुवचन की, तो कौन से आ जाएंगे? तो वे से संबंधित आ जाएंगे, वे, उनका, उनकी और उनके। ये शब्द किसके लिए आ जाएंगे? अब देखिए, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम की थोड़ी सी स्थिति अलग है, यानी निकट व दूर के संबंध में अलग अलग चीजें आ सकती है। अब यहां पर एक चीज और, ये तो अपनों ने देख लिया कि निकट व दूर की है, परंतु कभी कभार किसी को आदर देने के लिए आप शब्द भी काम में लिया जाता है, और आप से संबंधित सारे के सारे शब्द है वो उसके लिए काम में लिए जाते हैं। आपका, आपकी, आपके, किस रूप में, किस प्रकार से। यदि आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो अन्य पुरुष के उदाहरणों का भी, तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और उसके बाद अपन बात करेंगे कि आप शब्द अन्य पुरुष में किस प्रकार से जाता है, जबकि अपनों ने मध्यम पुरुष में पढ़ लिया है। तो उन दोनों की परिस्थितियां किस प्रकार की होती है, कैसी होती है, किस प्रकार से प्रयोग में किए जाएंगे, प्रयोग में लिए जाएंगे, देखेंगे कि अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।